पहले जब ये सेंटर खुला था तब हमने ये प्रोटोकॉल डिसाइड किया था कि हम जब इस सेंटर में पेशेंट्स लेंगे तो वो स्टेबल पेशेंट्स लेंगे जिनका सेचुरेशन 90 या 90 से ऊपर है। पर फिर जब हमने बाद में देखा कि पूरे शहर में ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं और पूरे शहर में घूम रहे हैं जिनको ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम हर तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स को अपने अस्पताल में लेंगे और उनको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और उनको जो भी प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है, जो भी इंजेक्टेबल्स और ऑक्सीजन लगाया जा सकता है, वो हम यहाँ पर करेंगे। स्टेबल करके उसको उस पेशेंट को वहाँ से हायर सेंटर में जहाँ पर वेंटिलेटर्स की या फिर और आईसीयू मैनेजमेंट्स की जहाँ अवेलेबिलिटी होगी हम वहाँ पर पेशेंट्स को भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हमने जो चला रहे हैं वो जो भी मॉडरेट या सीवियर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको सभी तरह के इंजेक्टेबल्स हैं, चाहे रेमडेसिविर भी हमने कई पेशेंट्स को यहाँ पर लगाया है और सभी तरह का हर तरह से हम पेशेंट्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल है और मैं यहाँ पर एज अ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज काम कर रहा हूँ। हमारे पास जब हमने शुरू किया था तो हमने सोचा था कि हम ज़्यादा सीरियस मरीज नहीं लेंगे क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन जब हमारे पास मरीज आने लगे वो फिल्टर थोड़ा कम होता गया। इस समय हमारे पास ऑक्सीजन पे हैं कम से कम 40 मरीज और 10 मरीज ऑक्सीजन जो डायरेक्ट लाइन से कनेक्टेड है, 10 मरीज हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे हैं। तो और जो ज़्यादा सीरियस मरीज आते हैं जो हमारे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कहीं और जगह है ही नहीं, तो हम फिर उनको लेते हैं, उनको स्टेबलाइज करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हम हमारे माध्यम से उनको कहीं सरकारी सुविधा में वेंटिलेटर या आईसीयू का बेड दिला सकें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मरीज़ हमारे पास आए हम उनकी जिस भी तरह से मदद कर सकते हैं वो करें। ऑक्सीजन देना हो, चाहे उनको जीवन रक्षक दवाएं देनी हो, चाहे उनका मनोबल बढ़ाना हो। एक बार पेशेंट को बेड मिल जाता है तो आधा तो उनका मनोबल इस चीज़ से ठीक हो जाता है कि हाँ मेरी देखभाल कोई कर रहा है, हाँ मेरे को कोई डॉक्टर देख रहा है, हाँ मुझे कुछ दवाइयाँ मिल रही हैं। तो जब एंग्शियसनेस मरीज की कम होती है तो थोड़ा 2-4% ऑक्सीजन तो मुझे लगता है उसी से पेशेंट का बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा सेवाओं में हम यहाँ पेशेंट को काढ़े से लेकर हल्दी वाला दूध, 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना, उसके अलावा फ्रूट्स, उसके अलावा अगर पेशेंट कहता है कि उन्हें कुछ चाहिए तो वो हम देते हैं। हर फ्लोर में 4-4 स्टीम इन्हेलेशन की मशीन लगी हुई है, तो जिनको भाप लेना है वो भाप ले सकते हैं। गर्म पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था है। नींबू, नमक, शक्कर हर फ्लोर पे अलग से भी रखवा दिया है कि जिनको जब नींबू पानी बना के पीना हो वो पी लें। खाने के साथ हम सबको 1-1 पैकेट ORS देते हैं। कोरोना में ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो, उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, तो 1-1 पैकेट ORS हर पेशेंट को खाने के साथ देते हैं। सिस्टर को भेजते हैं कि वो उनको समझाए कि आपको ये पीना है ORS, आपको दिन के 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। इसके अलावा हम लोग एक कंपनी है जो आके यहाँ पे मिनी ICU सेटअप लगा रही है केवल पेशेंट के पैरामीटर्स लेने के लिए। तो उनके बेड के नीचे एक शीट बिछा दी है, हाथ में ऑक्सीमीटर लगा दिया है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे सबके कंप्यूटर में या मोबाइल में पेशेंट की रीडिंग आती रहती है, चाहे उसका पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, चाहे उसका पल्स रेट हो, चाहे उसका BP हो। ये सारी चीज़ें हमारे पास हमारे फ़ोन में आ जाती है और जैसे ही हमें ऐसा अलार्म सेट कर दिया कि इससे नीचे जाए या इससे ऊपर जाए तो अलार्म बज जाएगा। कोई भी पेशेंट अगर सीरियस होता है तो हमें पहले ही पता चल जाता है हमारे फ़ोन के माध्यम से। हर 4 घंटे में डॉक्टर पेशेंट को जाके देखता है, हर 2 घंटे में सिस्टर पेशेंट को जाके देखती हैं और उसके अलावा हर कमरे में इमरजेंसी नंबर हमने चिपका रखे हैं। तो जिस समय पेशेंट को कोई दिक्कत हो वो फ़ोन करें, ड्यूटी नर्स, ड्यूटी डॉक्टर के पास वो फ़ोन चला जाएगा और वो तुरंत जाकर उनको कमरे में चेक करते हैं। कितने बेड का सेंटर है? अभी तक कितने मरीज यहाँ से लाभ ले चुके हैं? ये सेंटर है हमारा 200 बेड्स का, जिनमें से 60 ऑक्सीजन बेड्स हैं। यहाँ से पूर्णतः स्वस्थ होकर अभी पिछले 1 हफ्ते में हमने लगभग 35 से 40 पेशेंट डिस्चार्ज किए हैं और इस समय सेंटर के अंदर 90 पेशेंट्स हैं। 100-110 पेशेंट्स तक भी सेंटर में थे अभी 2 दिन पहले। आपका पूरा परिचय? हाँ जी। कितना चार्ज करते हैं आप? ये पूर्णतः निःशुल्क है ये सेंटर। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं करते। तो कैसे मैनेज करते हैं, मतलब आपको क्या कहाँ से फिर आप लोग मैनेज करते हैं? ये कुछ हम अपना पर्सनली कर रहे हैं, काफ़ी सारे समाज सेवियों का इसमें हमें योगदान है। जैसे अग्रवाल समाज हो गया, तेरा पंथ जैन समाज हो गया, रोटरी क्लब की तरफ से हमें डोनेशन आया, मल्टीपल जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनकी तरफ से हमें डोनेशंस आ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स जो यहाँ से ठीक होके जाते हैं वो हमें सामान या फिर
क्या कहते हैं, पैसों का डोनेशन के लिए हमसे पूछते हैं कि हम डोनेट कर सकते हैं क्या। तो हमारी एक डोनेशन की आईडी है जो हम लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो हमसे पूछते हैं कि आप क्या, कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरा मेडिकल का अशोक अग्रवाल जी हैं, वो काफ़ी सारा मेडिकल इक्विपमेंट हमें मुहैया करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज, संक्रमित मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और मैक्सिमम मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी। और छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार असम में लगी हुई थी, पूरी सरकार क्रिकेट मैच में लगी हुई थी, तो छत्तीसगढ़ की व्यवस्थाएं बहुत बदतर थी। और ऐसे समय पर जब मैंने देखा कि हमारे आसपास के ही लोग, बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, तो फिर जो मेरा बड़ा बेटा अभिषेक है वो काइट कॉलेज का संचालन करता है, तो मुझे आइडिया था, मैंने कहा कि अपन चाहते हैं कि एक कोविड सेंटर खोला जाए। तो वो यहाँ पर आया, हॉस्टल को हालत देखा, उसने कहा कि हॉस्टल जो है वो क्योंकि 1 साल से बंद पड़ी है तो अबेंडन हो गई। मैंने कहा उसको ठीक कराओ, उसकी साफ़ सफाई करवाना शुरू हुई। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ है, डॉक्टर कमलेश्वर अग्रवाल हैं, डॉक्टर जेपी शर्मा हैं, डॉक्टर खंडेलवाल हैं, डॉक्टर अखिलेश दुबे हैं, इनको मैंने बुलवाया, इनसे बातचीत की। फिर अग्रवाल समाज के जिन लोगों ने पिछली बार कोविड सेंटर अग्रसेन धाम में खोला था, उनकी पूरी टीम को बुलवाया, जिसमें मनमोहन अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, इन सब को बुलवाया। इनको बुलवाने के बाद मैंने कहा कि अपन ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार के कोविड में हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब फिर हमने खोजा कि ऑक्सीजन की पाइपलाइन कौन डाल सकते हैं। सबने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि इस समय अगर ऑक्सीजन की पाइपलाइन डलती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। और फिर ऑक्सीजन की पाइपलाइन वालों को खोजा तो कोई तैयार नहीं था, हम 15 दिन में लगाएंगे, हम 7 दिन में लगाएंगे। हमने कहा जो लगेगा आप बताओ, 3 दिन के अंदर में हमको पाइपलाइन चाहिए। और मुझे कि फिर मेरे सुपुत्र ने बात कर 3 दिन के अंदर में पाइपलाइन डलवाई और 18 तारीख को हमने औपचारिक पूजा पाठ करके 20 तारीख से इसमें एडमिशन लेना शुरू कर दिया। और पहले दिन लगभग 45 पेशेंट आए और उसके बाद तो ऑक्सीजन के लिए पेशेंट्स की डिमांड इतनी बढ़ने लगी, तो हमने फिर 50 बेड हमारे ऑक्सीजन के पाइपलाइन के साथ में जुड़े। फिर ये भी हुआ कि एक सिस्टम था ऑक्सीजन का जिसमें 8 सिलेंडर लगाकर और बाईबैक 8 कर सकते थे, परंतु उसमें रिस्क होती कि 50 बेड के लिए, तो फिर मालूम पड़ा कि ट्रॉली सिस्टम होता है जिसमें 60 सिलेंडर होते हैं। फिर मैंने संबंधों के आधार पर जो ऑक्सीजन सप्लायर हैं उनसे बात की, 2 लोगों ने ट्रॉली देने पर सहमति दी और हमारी हिम्मत बढ़ी और हमने उसके आधार पर, और आज की तारीख में लगभग 70 पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। 140 पेशेंट अभी तक आए हैं और उसमें 40 पेशेंट यहाँ से स्वस्थ होकर गए हैं। तो आज के समय हमारी ये कोशिश है कि जैसे हमने NTPP ऑक्सीजन मास्क, जिसमें हाई फ्लो मास्क मिलता है, उस मास्क का हमने उपयोग किया। एक कॉन्टैक्टलेस बेड हमको एक कोजी कंपनी ने उपलब्ध करवाया, जिस बेड के माध्यम से उनका ऑक्सीजन, उनका ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें कॉन्टैक्टलेस कंप्यूटर पर आ जाती हैं, मोबाइल पे आ जाती हैं, वो हमने लगाया। तो हमारी ये कोशिश है कि हम मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं कैसे दे पाएँ। यहाँ की राज्यसभा सांसद हैं छाया वर्मा जी, कांग्रेस से हैं, उनकी माता जी एडमिट हैं, उन्होंने अभी तक 6 पेशेंट यहाँ पर भेजे। और हमने ये कहा कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए फिर भोजन की व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो। उसके लिए हमने सुबह उनको काढ़ा मिले, नाश्ते में उनको स्प्राउटेड मिले, बादाम मिले, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े, और चाय नाश्ता, उसके बाद में दोपहर का भोजन, फिर शाम का भोजन, शाम को उनको चाय नाश्ता और रात्रि में हल्दी का दूध, ये सब उनको प्रोवाइड हों और उनको एक घर जैसा वातावरण मिले। सबसे अच्छी बात ये थी कि क्योंकि ये कॉलेज का कैंपस है तो 25 एकड़ का कैंपस है, इसमें 4 बिल्डिंगें हैं। फिर दिक्कत आई कि जो सर्विंग स्टाफ है वो बहुत मुश्किल था मिलना, तो डॉक्टरों की टीम ने 20 नर्सिंग स्टाफ का चयन किया, 5 डॉक्टरों का चयन किया, 20 वार्ड बॉय का चयन किया, 10 सफाई कर्मचारियों का चयन किया और उनको
जो 7 दिन का समय था उस 7 दिन के समय में उनको ट्रेंड किया और इनको सबको हमने रेम्युनरेशन पर रखा। और आज वो पूरी टीम उनके लिए एक हमारी बीएड बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में उनको रखा। 50 लोगों का स्टाफ 24 आवर्स राउंड द क्लॉक काम करता है, वो बीएड बिल्डिंग में है। तीसरी बिल्डिंग हमारा मेस था, उस मेस में सब लोगों के लिए, पूरे स्टाफ के लिए और पूरे मरीजों के लिए खाना बनता है। और चौथी बिल्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में डॉक्टरों की टीम, मैनेजमेंट की टीम की, फिर 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की कि मरीजों को, अब स्थिति ये होती है कि बहुत से मरीज जो बहुत डिटेरियोरेशन पोजीशन पर चले जाते हैं, रात को उनकी 60 ऑक्सीजन हो जाती है। ऐसे मरीज भी रात को आकर गेट पर खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कि उनको रात को हम भर्ती कर लें और सुबह तक उनको बड़े अस्पतालों में शिफ्ट कर दें, तो उनके लिए भी हमने व्यवस्था की। और इस प्रकार से लगभग और 11 डॉक्टरों से, जो रायपुर के छत्तीसगढ़ के एमिनेंट डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टरों से हमने संपर्क किया जो डॉक्टर उनकी काउंसलिंग करते हैं, मरीजों से बात करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं और साथ में एडवाइस करते हैं कि किसको क्या दवाई हमको देना चाहिए। तो 10 दिन की दवाई हम मरीज के कमरे में ही उसके साथ रख देते हैं कि वो कब कितनी कौन सी दवाई उसको लेना चाहिए, ये उसको बता दिया जाता है और उसकी काउंसलिंग लगातार होती है। साथ में कोरोना में मरीज डिप्रेशन में बहुत जाता है, इसलिए उसके लिए प्राणायाम, योगा की व्यवस्था, उसके साथ में मोटिवेशन के लिए लेक्चर की व्यवस्था, साथ में वहाँ पर उनको पिक्चर दिखाना, क्रिकेट मैच दिखाना, उनके लिए कैरम की व्यवस्था, उनके लिए लूडो की व्यवस्था, इस प्रकार की भी व्यवस्था की हर फ्लोर पर। और उनको अच्छा पानी मिले तो पानी की व्यवस्था। तो इस प्रकार से हमने ये कोशिश की है कि जो आने वाला मरीज है वो मरीज व्यवस्थाओं से ही आधा ठीक हो जाए और उसको दवाई की कम से कम ज़रूरत पड़े। और हमें इस बात की संतुष्टि है कि अभी तक 40 मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर गए हैं और 10 मरीजों को हमने, जो क्रिटिकल थे, उनको हमने बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करवाया है। और आज के समय पर भी 120 मरीजों का लगभग यहाँ पर इलाज चल रहा है। आप इसमें कितना चार्ज करते हैं, कितना रुपया आप मरीज से लेते हैं, मरीज के परिजनों से? देखिए, ये पूरी तरह निःशुल्क है। मरीज से 1 रुपये का भी हम कोई चार्ज नहीं करते। हमने 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है। मरीज को अगर लाना, किसी के पास कोई साधन नहीं है तो उनको लाना पड़े तो लाने की भी व्यवस्था है, उनको घर तक छोड़ने की व्यवस्था भी है, बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने की भी हमने व्यवस्था की है। ये पूरी तरह निःशुल्क है। और हमने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के बारे में सोच कर ही, कि जो बड़े अस्पतालों में पैसा खर्च नहीं कर सकते, जिनके पास में हैंड टू माउथ है, अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को हम सुविधा उपलब्ध करवा पाए, तो वही हमारा सोच था। और उस सोच के आधार पर हम इस कृति कोविड केयर सेंटर निःशुल्क, इसका हम संचालन कर रहे हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों का हमको सहयोग मिल रहा है। एक मानवता चैरिटेबल ट्रस्ट है, दूसरा अग्रवाल समाज है, तीसरा एक तेरापंथ जैन प्रोफेशनल ग्रुप है, चौथा सेवा भारती है, भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ है और छत्तीसगढ़ के एमिनेंट डॉक्टरों की टीम है और समाज के लोग हैं। सबके सहयोग से हम इस काम को कर रहे हैं। साथ में क्योंकि मेरी बिटिया भी डॉक्टर है, एमडी रेडियोलॉजी है, तो पूरी तरह हमारे जितने यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको लगातार प्रशिक्षित करना, उनसे जानकारी लेना। और बड़ा बेटा क्योंकि कॉलेज की संचालन करता है तो पूरी तरह मैनेजमेंट की व्यवस्था देखना। और इसके लिए अलग अलग हमने कि दवाई की व्यवस्था कौन देखेगा, एम्बुलेंस की व्यवस्था कौन देखेगा, भोजन की व्यवस्था कौन देखेगा, मरीजों को डिस्चार्ज करने की व्यवस्था कौन देखेगा, लाने की व्यवस्था कौन देखेगा, छोड़ने की व्यवस्था कौन देखेगा। 3 मोबाइल नंबर हमने दिए हैं कि कोई भी मरीज अगर भर्ती होना चाहता है तो इन तीनों मोबाइल नंबर पर वो इनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। उससे जानकारी, मरीज से पूरी जानकारी बुलाई जाती है व्हाट्सएप पर जानकारी बुलाने के बाद डॉक्टरों की टीम है, वो टीम उसको स्क्रूटनी करती है, ओके करती है कि इस मरीज को हम ले सकते हैं। उसके बाद में मरीज को खबर दी जाती है कि आप आ जाएं। और मरीज आता है तो उसके परिजन भी साथ में आते हैं, उनको आधे घंटे तक रोका जाता है। मरीज की भर्ती होने के बाद उसके परिजन को फिर घर वापस भेज दिया जाता है। और मरीज के बारे में अपडेट जानकारी भी उनके परिवार के लोग जानना चाहें तो उनको मिलती है। जिन मरीजों के पास में मोबाइल है वो अपने परिवार से संपर्क में रहते हैं। जिस मरीज का संपर्क नहीं हो पाता उनके परिवार के लोग मैसेज करते हैं इन 3 मोबाइल नंबर पर, तो उनको उसकी जानकारी बराबर दे दी जाती है। ये राजनीति करने का समय नहीं है, आप
और अन्य नेताओं को या फिर और राजनीतिक पार्टियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ लोग तो लगे हुए हैं लेकिन बहुत कम तबका है जो अभी मानव सेवा में लगा हुआ है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये राजनीति का समय नहीं है, ये समय आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये समय लोगों के जीवन बचाने का है, लोगों को राहत पहुंचाने का है, लोगों को सुकून पहुंचाने का है, लोगों को हिम्मत देने का है, लोगों को स्वस्थ करने का है। तो ऐसे समय पर हम जिस रूप में भी कोरोना से संक्रमित मरीज, उनके परिवार, उनके परिजन, उनको हम कैसे हिम्मत दे सकते हैं, और कोरोना से संक्रमित मरीज जो गंभीर रूप से संक्रमित हो रहे हैं, उनकी जान को हम कैसे बचा सकते हैं और उनको सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसी बात को कहते हैं तो उसको आप आरोप मत मानिए, उसको आप सुझाव मानिए। और लगातार सरकार को हमने सुझाव दिए, और उन सुझावों को सरकार ये नहीं कहती हम इनके सुझाव पर काम कर रहे हैं, आफ्टर ऑल उनको करना वही पड़ता है। तो जो हम एक हफ्ते पहले कहते हैं, सरकार उसको एक हफ्ते बाद करती है। अगर उसको एक सप्ताह पहले शुरू कर दे तो शायद हम लोगों की जान और बचा सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन जितनी हमको चाहिए उससे 100 गुना ज़्यादा है, परंतु सिलेंडर की कमी है। सिलेंडर क्योंकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर हैं, उनके ऊपर में जो फ्लो मीटर चाहिए वो फ्लो मीटर की कमी है। तो मैंने लगातार जो यहाँ के ऑक्सीजन के इंचार्ज जिनको इन्होंने बनाया, अयाज तंबोली को, मैंने उनसे बात की कि आप सिलेंडर की व्यवस्था करिए, आप फ्लो मीटर की व्यवस्था करिए। अब क्योंकि जो सिलेंडर हैं वो जंबो सिलेंडर है, इंडस्ट्रियल सिलेंडर है, मेडिकल सिलेंडर नहीं है। तो जंबो सिलेंडर को दूसरे मंजिल, तीसरे मंजिल या अपने घर पर ले जाकर या अस्पताल में ले जाकर चढ़ाना मुश्किल है। तो मेडिकल सिलेंडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, फ्लो मीटर की बहुत ज़्यादा कमी है, साथ में जो हाई फ्लो मास्क चाहिए उसकी कमी है। और अभी देखा गया है कि इस कोरोना के सेकंड स्ट्रेन में लोगों को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, या लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, और रेमडेसिविर इंजेक्शन काम कर रही है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग या उसकी कमी या लोगों को लाइनों में लगना, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मार्केट में आखिर गरीब मरीज कहाँ जाए। उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन आप 4 मेडिकल स्टोर तय कर और वहाँ से वहाँ पर उपलब्ध क्यों नहीं करवा सकते। तो इसके बारे में सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। धीरे धीरे इसकी सप्लाई बढ़ी है, परंतु आज भी जो सामान्य मरीज है, गरीब मरीज है, जो एक दिन का 10,000 खर्च नहीं कर सकता। पहले मार्केट में रेमडेसिविर इंजेक्शन 700 से 1400 में मिलती थी, आज ये इंजेक्शन 4800 रुपये मिनिमम हो गया है, और यहाँ तक कि 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। दूसरी एक इंजेक्शन जो लाइफ सेफ ड्रग है, एक्टेमरा, वो लोगों को नहीं मिल रही है, तो वो कैसे को उपलब्ध हो सकती है। तो इसके लिए ज़रा सरकार को प्रयास करना चाहिए, और हमारा तो इसी बात का आग्रह है कि हम लोगों की जान बचा सकते हैं, हमारी सोच होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से हमको दूर होना चाहिए, अभी राजनीति नहीं करना चाहिए। हमें राजनीति करने की बजाय हम कैसे लोगों को राहत पहुंचाएं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। कुछ मरीज तो ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके 2-2, 3-3, 4-4 दिन का बिल जो है वो 2-2 लाख, 5-5 लाख बन गया, और उसके कारण ऐसे भी हमारे यहाँ 10 से ज़्यादा मरीज आए हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड पर थे और वो बिल नहीं चुका पा रहे थे, और उसके कारण वो आकर यहाँ पर भर्ती हुए और आज उनको राहत मिल रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ये मानते हैं कि भगवान स्वर्ग में है, तो धरती का अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। कम से कम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और डॉक्टर जो हैं वो मरीजों के साथ में रहम करें और इस कठिन समय में उनकी हिम्मत बढ़ाएं, और जो गरीब मरीज हैं उनका अगर मुफ्त में या बिना पैसे में भी इलाज करना पड़े तो इलाज करें, यही शायद मानवता होगी।